हाँ जी, नमस्कार जी। और कैसे हो सब? बढ़िया। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी वरायत हिमालय के बारे में। भाई, हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसमें से हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे थे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा था। पहला ट्रांस हिमालय था अपना। ट्रांस हिमालय के हमारे पास में 3 पर्वत थे, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद में दूसरे हमारे पास में वरायत पर्वतमाला थी, वरायत हिमालय था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज वो अपना तीसरा कौन सा है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। और उसके बाद में अगला कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो देखते हैं हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास में। तो आज हमारा पढ़ने वाले हैं वो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? लघु हिमालय। कौन सा है दोस्तों? लघु हिमालय, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिमालय का जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय उत्तरी पर्वतीय समानांतर श्रेणियों का एक भाग नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका उत्थान है वो सबसे पहले हुआ था। और उसमें क्या है? उसका उत्थान माना जाता है पैलियोजोइक काल का, और वह एक यूरेशियन प्लेट का भाग है। इसलिए वह पर्वत इनमें नहीं माना जाता। यह 3 ही पर्वत माने जाते हैं, जैसे वरायत हिमालय, और उसके बाद में लघु मध्य हिमालय, और उसके बाद में शिवालिक हिमालय। वरायत हिमालय के जो बीच का हिस्सा है उसी को क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। और इसके बाद में शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब लघु और मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लघु और मध्य हिमालय है, उसमें वो कहां उसका विस्तार है और किस तरीके से उसकी सामान्य स्थिति है। तो एक बार हम नक्शे के माध्यम से देखते हैं कि उसका विस्तार कहां कहां है। तो ये देखते हैं अपन नक्शे के माध्यम से। ये देखो दोस्तों, अब यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला किसका है भाई? जम्मू कश्मीर का है। ये वाला हिस्सा किसका है? जम्मू कश्मीर का है। अब इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को आजकल केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया गया है। और यहां पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। भाई यहां पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। और यहां पर क्या है? उत्तराखंड है। और यहां पर क्या है? नेपाल है। और यहां पर सिक्किम है। और यहां पर क्या है? भूटान है। यहां क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ये तो अपने क्या है? राज्य हैं। उसके बाद में हमने जिसकी 4 समानांतर श्रेणियां बांटी थी, उसमें से हम 3 नंबर वाले की बात कर रहे हैं, लघु और मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। तो लघु और मध्य हिमालय है दोस्तों, उसकी क्या है? चौड़ाई तो सबसे ज्यादा है, और उसकी जो लंबाई है वो बहुत ही कम है उसकी लंबाई, क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा नहीं है। 500-600 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई नहीं है। और बाकी की ये क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियों में फैला हुआ है, बिखरे हुई पहाड़ियों में फैला हुआ है। मतलब एक पहाड़ी यहाँ पर है तो दूसरी पहाड़ी थोड़ी इससे अलग है, उसके बाद में इससे अलग है, इस तरीके से ये फैला, मतलब टुकड़ों में फैला हुआ है ये। और उसके बाद में ये आगे जाकर के, अगर उधर पूर्व की दिशा की ओर हम बात करते हैं, तो ये आगे जाकर समानांतर श्रेणियों वरायत हिमालय के समानांतर जाते हुए आगे जाके उसमें क्या है? मिल जाता है। तो उनका पता नहीं लगता फिर क्या है? वरायत हिमालय या फिर लघु हिमालय, मध्य हिमालय। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ये बात कही थी कि जो मेन मुख्य हिमालय वो वरायत हिमालय को ही कहा जाता है। बाकी की तो इसकी क्या है? समानांतर श्रेणियां हैं ये। ठीक है, चलो देखते हैं ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो यहां पर अपना कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। यहां पर दोस्तों कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। यहां पर उत्तराखंड है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने क्या पढ़ा था? वरायत हिमालय। वरायत हिमालय कहां से शुरू होता है? सिंधु नदी के मोड़ से शुरू होता है। ठीक है, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत सर्वाधिक ऊंची चोटी है जास्कर श्रेणी की, वहां से शुरू होता है। नामचा बरुआ पर्वत तक ये जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में। इसी का ही नामचा बरुआ पर्वत है, चोटी का भी नामचा बरुआ पर्वत नाम है। तो उसी से ही हम देखते हैं, वो तो जम्मू कश्मीर में था। ये वाला जो लघु और मध्य हिमालय, ये भी जम्मू कश्मीर में ही फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये सर्वाधिक कौन से राज्यों में फैला हुआ है? ये इसका विस्तार है, जो मुख्य विस्तार है इसका, वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में उत्तराखंड में भी इसका विस्तार है। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। और उसके बाद में आगे ये जाता है, फिर ये नेपाल में तो वृहद हिमालय था उसका, और उसके बाद में
आगे जाते जाते ये क्या है, नेपाल में कुछ भाग इसका नेपाल में, उसके बाद में ये सिक्किम होते हुए कहाँ मिल जाता है, फिर उससे आगे अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाता है। वहां पर ये क्या है, ये पर्वत आगे जाके वरैद हिमालय में मिल जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमारा क्या हिमाचल प्रदेश है, ये मान लेते हैं हम इसकी श्रृंखलाएं हैं, ये इसकी श्रृंखलाएं हैं इस तरीके से इसकी श्रृंखलाएं हैं, ये इस तरीके से इसकी श्रृंखलाएं हैं, आगे जाकर ये यहाँ पर मिल जाता है, इससे आगे ये जाता है नहीं। अब देखते हैं भाई इसका सबसे पहली बात तो ये है कि जो वरैद हिमालय है भाई, एक पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वरैद हिमालय इसके किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। भाई उत्तर दिशा भारत की इधर है, इधर है, दक्षिण किधर है, नीचे वाली है, और पूर्व किधर है, उधर वाली, पश्चिम इधर वाली है, पश्चिम इधर वाली है। तो देखो उत्तर दिशा की, भाई इससे उत्तर दिशा की ओर कौन सा है, वरैद हिमालय, कौन सा है, वरैद हिमालय, और वरैद हिमालय से उत्तर दिशा की ओर ट्रांस हिमालय। वरद ऐसा प्रश्न आ जाए कि लघु और मध्य हिमालय के वरैद हिमालय किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वरैद हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर कौन सा हिमालय है, तो लघु और मध्य हिमालय, कौन सा है, लघु और मध्य हिमालय। भाई वरैद हिमालय और लघु हिमालय, वरैद हिमालय और लघु हिमालय जिसको अलग करने वाली, क्योंकि हमने क्या है, ट्रांस हिमालय और उसको वरैद हिमालय को अलग करने वाली कौन सी रेखा थी हमारे पास में, सचर रेखा थी। कौन सी थी, सचर रेखा थी, इसे हिंज लाइन भी कहते हैं, ठीक है, वो रेखा थी। तो वरैद हिमालय लघु और मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा क्या कहते हैं हम, भाई अलग करने वाली रेखा क्या कहते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट क्या कहते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। भाई इसको अलग करने वाली वरैद हिमालय को और लघु हिमालय को, किसको अलग करने वाली, वरैद हिमालय और लघु हिमालय को अलग आता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। भाई मैन सेंट्रल थ्रस्ट का ही अर्थ क्या है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट का ही अर्थ क्या है, भाई मुख्य क्या है, मैन का मुख्य, सेंट्रल केंद्रीय, थ्रस्ट का मतलब दरार, मुख्य केंद्रीय दरार होता है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा वरैद और लघु हिमालय क्या होते हैं, अलग होते हैं। मैन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा के द्वारा वरैद और लघु हिमालय क्या होते हैं, यहां पर अलग होते हैं, ठीक है। वरैद हिमालय किस दिशा में है, लघु हिमालय दक्षिण दिशा की ओर है, और लघु और मध्य हिमालय के वरैद हिमालय किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। ऐसे ही प्रश्न मतलब एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही प्रश्नों में उलझाने का प्रयास करता है, इस तरीके के प्रश्न पूछता है। हम क्या करते हैं, उनको एक नॉर्मल समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा आएगा नहीं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिससे क्या है मतलब एक जो अभ्यर्थी होता है उसको उलझाने का काम होता है वहां पर। तो उलझाने का काम उसका पूछना भी सही है भाई, वो तो अपना क्या है, उनका काम तो प्रश्न पूछना है, विस्तार से जो भी चीजें वो पूछेंगे, वो तो अपना काम क्या है, पढ़ाई करना है। हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों को तो छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उन चीजों को याद करते हैं जिसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी चोटियों की ऊंचाई क्या है, उसकी ये क्या है, उसकी वो क्या है। मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था कि ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते, वो पहले पूछे जाते थे लेकिन अब नहीं पूछे जाते ऐसे प्रश्न ऐसे चोटियों के बारे में पूछता है तो वो ऐसे पूछता है, सभी चोटियों का विस्तार पता होना चाहिए। भाई सभी चोटियों का विस्तार किस तरीके से पता होना चाहिए, जिस तरीके से हम मान लेते हैं कि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि पूर्व से पश्चिम की ओर चोटियों का क्रमबद्ध रूप बताइए। भाई क्रमबद्ध तरीके से इनको समझाइए, तो ठीक है, ऐसे पूछ लिया तब तो पूरी चोटियां हमारे को पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर लंबाई के क्रम से पूछता है वो कि इन चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या फिर इन शिखरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तब क्या करोगे, एक दो चोटियों को याद कर लोगे। भाई माउंट एवरेस्ट को याद कर लिया हमने, मुख्य मुख्य चीजें, तो ऐसे प्रश्न पूछता है। तो मैंने क्या बताया, लघु हिमालय के उत्तरी दिशा में वरद हिमालय और वरद हिमालय के दक्षिणी दिशा में कौन सा है, लघु हिमालय। दोनों ही अगर इस तरफ से घुमाए उस तरफ से घुमाए, उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। अब देखते हैं यहां से इसको। अब देखो दोस्तों, लघु और मध्य हिमालय, मैंने दो राज्य बताए कि इसके जो विस्तार है वो दो राज्य में है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। बाकी का विस्तार इसका उत्तराखंड में भी है, लेकिन मुख्य जो विस्तार है वो इसका इसी में ही है, दो ही राज्यों में है। हिमाचल जो प्रदेश है, हिमाचल
प्रदेश है इसकी राजधानी कौन सी है? शिमला है इसकी राजधानी। हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से किस पर्वत में बसा हुआ है? लघु और मध्य हिमालय में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? हिमाचल प्रदेश है। जो हिमाचल प्रदेश है भाई, प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य है हिमाचल प्रदेश किस हिमालय पर्वत श्रृंखला में है? तो किस में है? लघु हिमालय में है। किस में बसा हुआ है? लघु हिमालय में बसा हुआ है। ठीक है जी, ये बात भी सही है आपकी। उसके बाद में आगे वाले देखते हैं हम। अब देखो ये क्या है, मैंने क्या बताया? लघु हिमालय। लघु हिमालय की दो श्रेणियां हैं भाई। लघु हिमालय की सबसे पहले हम दो श्रेणियों की बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई इसकी है 4000 मीटर। कितनी है? 4000 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। कितनी है? 4000 मीटर है। बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। किसकी बात करते हैं? इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि इसकी चौड़ाई क्या है? अधिक है। इसकी चौड़ाई अधिक है भाई। वृहद हिमालय की चौड़ाई कितनी थी? औसत चौड़ाई कितनी थी? 25 किलोमीटर थी। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर है। कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। यहां तक भी बात अपनी होती है भी 80 से 100 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। चलो ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय और लघु हिमालय को क्या करता है? अलग करता है। हिमाचल प्रदेश संपूर्ण रूप से किस पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है? लघु या मध्य हिमालय में बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर औसत ऊंचाई। और उसके बाद में इसकी चौड़ाई कितनी है? औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। बात करते हैं हम इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इसमें जो इसका निर्माण हुआ है किस प्रकार की चट्टानों से निर्माण हुआ है? इसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इसका जो निर्माण भी तो हुआ है ना, निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। अब देखो दोस्तों, मैंने ये बात बताई थी आपको कि भूसन्निधि से इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, मैंने ये बताया कि अवसादी चट्टानों से इनका निर्माण, लेकिन वो अवसादी चट्टानें अवसाद लाकर के नदियों में जब डाला गया तो वो अवसाद है, पत्थर के टुकड़े हैं, वो कहां से लाए गए? वो भी तो किसी चट्टानों से लाए गए होंगे ना। ठीक है, तो उसी वजह से परतदार चट्टानें बनी होगी। भाई परतदार चट्टानों का निर्माण किससे होता है? उन्हीं से होता है जो क्या है, प्रारंभ में जो चट्टानें आगन्य हुई, फिर आगन्य के बाद में उनको काट जाट करके अपरदन और अपक्षय के द्वारा उनको क्या है, समुद्रों में या फिर नदियों में डाल दिया जाता है। और फिर वो ही क्या है, नीचे दबती दबती परतदार चट्टानें हो जाती है। और उन्हीं का जब दबाव लगता है तब वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? अवसादी के बाद में किसमें परिवर्तित? कायंत्री चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो परतदार या अवसादी चट्टानें बताई थी। अब इनका जो निर्माण हुआ वो कौन सी चट्टानों से हुआ है? प्रश्न पूछा जाता है कई बार। इन तीनों ही पर्वतमालाओं का निर्माण अलग अलग चट्टानों से हुआ है। तो इनका निर्माण देखते हैं हम कौन कौन से चट्टानों से हुआ है। अब देखो इनका निर्माण, एक तो प्री कैम्ब्रियन, कौन सी? प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें। और दूसरी कौन सी? पैलियोजोइक काल की चट्टानें। कौन सी भाई? पैलियोजोइक काल की चट्टानें। दोस्तों मैंने बार बार आपको यही बातें बताई है। सबसे ज्यादा जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं या भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, चाहे राजस्थान के पढ़ लो चाहे भारत के पढ़ लो, सबसे ज्यादा सस्पेंस होता है अभ्यर्थी की यहां पर ही होता है। और वो क्या करता है? इन चीजों को रटने का प्रयास करता है। तो इनको रटना बिल्कुल भी नहीं, इनको समझना आपने को कि प्री कैम्ब्रियन क्या है, पैलियोजोइक क्या है। मैंने दोस्तों सबसे पहले आपको प्रारंभ में ही एक बात बता दी थी, क्योंकि मुझे पता था सबसे पहले कि ये बताना जरूरी है। अगर ये पता नहीं होगा तो आगे क्या है, उलझन में सबसे ज्यादा पढ़ने लग जाओगे। तो मैंने क्या कहा था? प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक। भाई मैंने पृथ्वी के इतिहास को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। ठीक है, कितने महाकल्पों में बांटा था? 5 महाकल्पों में बांटा था। कल्प कितने बांटे थे? मैंने 4 बांटे थे। ठीक है, मैंने क्या, इतिहास वालों ने, इतिहासकारों ने, भूगर्भिक इतिहासकारों ने बांटे हैं वो तो। ठीक है, और उसके बाद में शक और युग कितने हैं? 16 थे। शक और युग कितने थे? 16 थे। 5 के मैंने बताए थे कि 5 के ही जो 4 के नाम है वो ही किनके? कल्पों के नाम है। और उन कल्पों को ही डिवाइड कर दिया गया, किसमें? शक और युग में कर दिया गया। 6 प्रारंभ वाले में था, 3 प्रारंभ, फिर 5 वाले में था। तो जो प्रारंभ में जो प्री कैम्ब्रियन, ये क्या है? प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक। पैलियोजोइक मैंने सर्वप्रथम फर्स्ट क्लास में लिखवा दिया था। ये दोनों ही क्या है भाई? महाकल्प है। ये दोनों ही क्या है? महाकल्प है। ये दोनों ही क्या है? महाकल्प है। ये दोनों ही क्या है? महाकल्प है।
इन दोनों ही किनका नाम है? ये महाकल्पों का नाम है, दोनों का ही क्या नाम है? महाकल्पों का नाम है, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, सर्वप्रथम जो 5 क्या थे हमारे पास में महाकल्प थे, उनमें से जो प्रारंभ वाले हैं आर्केरियोजोइक और प्रोटेरियोजोइक, आर्केरियोजोइक और प्रोटेरियोजोइक, उनके दोनों के सम्मिलित नाम को क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। उनके दोनों को नाम को क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। भाई महाकल्प जो दो प्रारंभ वाले, सर्वप्रथम प्रारंभ वाले जो दो महाकल्प हैं, एक तो कौन से? आर्केरियोजोइक और प्रोटेरियोजोइक, उन दोनों ही नाम को लेकर के, उन दोनों महाकल्पों को मिलाकर के एक नाम रख दिया गया, क्या? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन के बाद में कौन सा काल आता है? 3 नंबर का। ठीक है, क्योंकि दो को मिलाकर तो प्री कैम्ब्रियन, महाकल्प कौन सा आता है? फिर पेलियोजोइक आता है। तो पेलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन, जब सर्वप्रथम पृथ्वी का क्या था? उत्पन्न हुई थी पृथ्वी। ठीक है, उस समय की बात कर रहा था जब आग्नेय चट्टाने या ज्वालामुखी से ऊपर आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्माण हो गया था, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया था। प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक तो क्या है? महाकल्प है। क्या भाई? महाकल्प है दोनों। इस प्रकार की चट्टानें किस में पाए जाते हैं? इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा जाए कि किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक महाकल्प की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, इनको काट करके भाई इनका निर्माण, इसका उत्थान तो किस में बताया था मैंने? इयोसीन बताया था। निर्माण प्रारंभ, उत्थान प्रारंभ कब हुआ? इयोसीन में हुआ था। लेकिन ये जो चट्टानें सर्वप्रथम, भाई चट्टाने को टुकड़े भी तो आएंगे, अवसादी भी तो कहीं से आया होगा, वो कहां से? नदियां काट करके लेके आई है, तो वो यहीं से काट करके लेके आई है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक, इन चट्टानों को काट करके कहां डाल दिया था? भूषण नदी में डाल दिया था, और वो ही चट्टानें क्या हो गई थी? फिर परतदार चट्टानें हो गई थी। तो उन्हीं चट्टानों को ये पूछा जाए किस महाकल्प की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक। कौन सी महाकल्प की चट्टानों से? प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक महाकल्प की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। किसका? इसी का, लघु और मध्य हिमालय का। अब देखते हैं दोस्तों, अपन ने निर्माण और इसकी चट्टानें तो पढ़ ली, इसका काल देखते हैं अपन, किस महाकल्प में इस पर्वत का क्या हुआ था? उत्थान हुआ था। तो इसका काल देख लेते हैं, इसका काल क्या है? इसका उत्थान काल, उत्थान काल किस में हुआ था? आप ये देखते हैं। पर उत्थान काल की बात करते हैं इसकी, तो उत्थान काल कब हुआ था? इसको मायोसीन। अब देखो यहां पर पहले तो मैं क्या लिख देता हूं? एक तो लिख देता हूं यहां पर महाकल्प। क्या लिख देता हूं? महाकल्प। ठीक है, महाकल्प में लिखता हूं मैं महाकल्प। किस महाकल्प में हुआ? सीनोजोइक महाकल्प में। किस में हुआ? सीनोजोइक में। किस में हुआ भाई? सीनोजोइक में हुआ। ठीक है जी। और उसके बाद में अगर मैं यहां पर ये बात और लिख दूं, किस कल्प, किस शक या बीच में हुआ? किस, ये कल्प और लिख लेना यहां पर। ठीक है, किस कल्प शक और युग में हुआ? भाई किस शक और युग में हुआ? किस शक और युग में हुआ? तो क्या बताओगे? मायोसीन में हुआ। किस में हुआ? मायोसीन में हुआ। अब देखो यहां पर मैंने महाकल्प और कल्प क्यों लिखा है? यहां पर मैंने महाकल्प और कल्प क्यों लिखा? मैंने बताया था कि जो 5 महाकल्पों के नाम है, वो ही 4 किसके नाम है? कल्पों के नाम है, इसलिए मैंने यहां पर कल्प लिखा है। ठीक है, कभी आप और ही दूसरा ही दिमाग लगा लो कि क्या पता सर भूल गए होंगे, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। महाकल्प और कल्प, किस महाकल्प और कल्प में हो भी? सीनोजोइक में हुआ। प्रश्न ये पूछा जाता है कि लघु हिमालय का। ठीक है, अब देखो यहां से सभी हिमालय की जो चारों श्रेणियां हैं, हिमालय की जो तीन श्रेणियां हैं, वृहद हिमालय, लघु, मध्य और शिवालिक हिमालय, 3 श्रेणियां हैं। उन तीनों का ही निर्माण तो किस महाकल्प में हुआ? सीनोजोइक महाकल्प में हुआ। सीनोजोइक महाकल्प में कितने शक और युग थे हमारे पास में? 5 थे। कितने थे? 5 थे। पहले तो कौन सा था? पेलियोसीन। दूसरा कौन सा था? इयोसीन। तीसरा कौन सा था? ओलिगोसीन। चौथा कौन सा था? मायोसीन। और 5वां कौन सा था? पेलियोसीन था। ठीक है, इयोसीन में तो इसका क्या हुआ? वृहद हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ था। भाई ये प्रश्न पूछा जाए कि वृहद हिमालय का उत्थान कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? तो इयोसीन में हुआ था। कब हुआ? इयोसीन में हुआ। और प्रारंभ होने के बाद संपूर्ण रूप से इसका उत्थान कब हुआ? ओलिगोसीन में हुआ। कब हुआ?
ओलिगोसीन में हुआ। उसके बाद में आगे वाली कौन सी इसकी समानांतर श्रेणी आ जाती है, फिर वृद्धि हिमालय, बाद में लघु मध्य। तो देखो 5 के नाम बताए मैंने, वो क्रमबद्ध रूप से बताए आपको, इयोसीन, ओलिगोसीन और फिर कौन सा अपने पास में आपका पेलियोसीन और इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन और पेलियोसीन। ठीक है, इसको मैंने 4 क्या है इसके क्रमबद्ध नाम बताए आपको। तो देखो पहला कौन सा था, पेलियोसीन था। पेलियोसीन में हिमालय का उत्थान हुआ नहीं था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सीनोजोइक महाकल्प की। सीनोजोइक महाकल्प में कितने शक और युग हैं, 5 शक और युग हैं। 5 शक और युग कौन कौन से, पहला शब्द कौन सा है अपने पास में, पेलियोसीन, दूसरा इयोसीन। इयोसीन में हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में वृद्धि हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया था, और फिर ओलिगोसीन में वृद्धि हिमालय अपने पूर्ण उत्थान की ओर आ गया था। आज भी निर्माण जारी है इसका। फिर इयोसीन के बाद में अपने पास में ओलिगोसीन के बाद में कौन सा, मायोसीन। मायोसीन में किसका उत्थान और काल है, मायोसीन लघु और मध्य हिमालय का। किसका है, लघु और मध्य हिमालय का। मायोसीन के बाद में कौन सा अपने पास में, पेलियोसीन है। ठीक है, तो मायोसीन में इसका उत्थान प्रारंभ हो गया था। महाकल्प पूछे तो सीनोजोइक, शक और युग पूछे तो मायोसीन। यहां तक अपनी चर्चा पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, वृद्धि हिमालय से और लघु हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है, दोनों को मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा अलग करती है। हिमाचल प्रदेश में इसका क्या, लघु हिमालय का सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, यह प्रश्न पूछ ले जाए कि हिमाचल प्रदेश सब सर्वाधिक किस राज्य में बसा हुआ है, सर्वाधिक किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश और सर्वाधिक किस पर्वत पर बसा हुआ है, तो किस पर्वत का, लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर। चौड़ाई कितनी इसकी दोस्तों, 80 से 100 किलोमीटर। और निर्माणिक चट्टाने मतलब किन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, तो कौन सी चट्टानों के काल से हुआ है, प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक के चट्टानों के काल से इसका निर्माण हुआ है। और ये पूछ लिया जाए किस चट्टानों से निर्माण होता है, परतदार चट्टानों से। ये पूछा जाए किस काल की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, तो किस काल की, महाकल्प की चट्टानों से बताओगे आप, प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक की से। ठीक है, उत्थान काल इसका महाकल्प पूछे या फिर कल्प पूछे तो सीनोजोइक, अगर शक पूछे, युग पूछे तो मायोसीन। यहां तक तो दोस्तों इसके सामान्य जो जानकारी है हमारे को, यहां तक इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके आगे देखते हैं हम, एक बार ये अपने भाई रजिस्टर में उतार लेना, ये तो इसकी सामान्य जानकारी थी, एक बार इसको देख लो। चलो आगे देखते हैं अब अपन। अब बात करते हैं अपने नक्शे पर आते हैं। अब ठीक है, नक्शे के द्वारा हम पता करेंगे कि कहां कहां पर। अब देखो दोस्तों, ये वाली जो नदी है, ठीक है, इस नदी का क्या नाम भाई, इस नदी का क्या नाम है, झेलम नदी। ये कौन सी नदी है, झेलम नदी। ये कौन सी नदी है, झेलम नदी है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन आते हैं। ठीक है, आगे के बाद में ये कौन सी नदी है अपने पास में, चिनाव नदी। कौन सी है, चिनाव नदी। इसके बाद में आगे फिर आने के बाद में कौन सी नदी है, ये भाई यहाँ पर मिल जाती है, इनको मिला भी लेना इनको। ठीक है, क्योंकि अपन नदियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, इसके बाद में अगली कौन सी है अपने पास में, झेलम। चिलाओं के बाद में कौन सी है, रावी नदी। कौन सी है भाई, रावी नदी। ठीक है, ये रावी नदी हो गई। और उसके बाद में कौन सी है, व्यास नदी। कौन सी है, व्यास नदी। और फिर कौन सी है, सतलज नदी। कौन सी है, सतलज नदी। ये 5 मुख्य नदियां हैं। और यहां से क्या है, सिंधु नदी। फिर सिंधु नदी में सारी की सारी नदियां मिल जाती है। प्रारंभ में अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं, झेलम नदी, फिर कौन सी है दूसरे पर, चिनाव नदी, फिर रावी नदी, फिर कौन सी है, व्यास नदी। कौन सी है, व्यास नदी है। और उसके बाद में सतलज नदी है। अब इसका विस्तार देखते हैं हम। ठीक है, इसका विस्तार मैंने मुख्य रूप से आपको 2 ही राज्यों में बताया, बाकी का क्या है, आगे धीरे धीरे उत्तराखंड के बाद में क्या है, धीरे धीरे फिर आगे मिलना शुरू कर देता है। जो क्या है, नेपाल के बाद में तो मतलब वृद्धि हिमालय में इस प्रकार से मिल जाता है कि समझ में नहीं आता लघु हिमालय कौन सा है और वृद्धि हिमालय कौन सा है, इसलिए इसको संपूर्ण रूप से फिर आगे वृद्धि हिमालय का नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब देखो यहां पर ये वाली जो श्रेणियां है भाई, ये अपने पास में क्या है, चिनाब नदी है। कौन सी है, चिनाब नदी। और ये कौन सी अपने पास में, व्यास नदी।
इन दो नदियों के बीच, चिनाब और व्यास नदियों के बीच, ठीक है, चिनाब और व्यास नदियों के बीच इसकी क्या है, मुख्य श्रृंखलाएं फैली हुई है। इसकी क्या फैली हुई है, मुख्य श्रृंखलाएं फैली हुई है। चिनाब और इसके बीच क्या फैली हुई है, मुख्य श्रृंखलाएं फैली हुई है इसकी। तो इसकी हम मुख्य श्रृंखलाएं फैली हुई इसकी, दो मुख्य श्रृंखलाएं फैली हुई इसकी। अब दो मुख्य श्रृंखलाएं कौन कौन सी फैली हुई है, पहली तो इसकी कौन सी है मुख्य श्रृंखला, पहले की बात करते हैं हम। तो पहली तो कौन सी है इसकी, पीर पंजाल। कौन सी है, पीर पंजाल है। कौन सी है भाई, पीर पंजाल। पीर का मतलब, ठीक है, पंजाल का मतलब 5 नदियों। भाई 5 नदियों का जो जाल है, क्या है, 5 नदियों का जो जाल है, उन 5 नदियों के जाल में ये क्या है, फैली हुई है। झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। मुख्य रूप से इसमें, मुख्य किसमें, चिनाब से व्यास के बीच में है, ठीक है। शुरू ये झेलम से ही हो जाती है और सतलज तक भी फैली हुई है, लेकिन मुख्य रूप से चिनाब और व्यास नदियों के बीच में लघु या मध्य हिमालय फैला हुआ है। अब देखो इसकी दो श्रेणियां बांटी गई है। पहली तो देखो पूर्वी पश्चिमी भाग की तरफ, और एक कौन सी है, दक्षिणी, उसकी पूर्वी भाग की तरफ। पहली तो ये कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी, पश्चिम की तरफ। कौन सी है भाई, पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ। और अगली कौन सी है, धौलाधर श्रेणी। कौन सी है, धौलाधर श्रेणी। ये धौलाधर किस तरफ है, पूर्वी भाग की तरफ। किस भाग की तरफ है, पूर्वी भाग की तरफ है। भाई इसकी जो लघु मध्य हिमालय, इसकी दो क्या है, श्रृंखलाएं बांटी गई है, पीर पंजाल और धौलाधर। एक धौलागिरी चोटी भी है। धौलाधर क्या है, ये क्या है, इसकी भाग है, लघु और मध्य हिमालय का भाग है। लेकिन धौलागिरी क्या है, एक चोटी है, जो हमने कल पढ़ा था। धौलाधर चोटी है जो वृहद हिमालय का भाग है, और कहां पर है, नेपाल में है धौलाधर चोटी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो धौलाधर और पीर पंजाल। अब ये जो पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल कहां पर है, ये पीर पंजाल कहां पर है भाई, ये पीर पंजाल की श्रृंखलाएं कौन सी है, ये वाली है। पीर पंजाल की श्रृंखलाएं कौन सी है, ये वाली है। पीर पंजाल की श्रृंखला कौन सी है, ये वाली है। कौन से राज्य में पीर पंजाल की श्रृंखलाएं, पंजाब है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। इनमें क्या फैली हुई है, पीर पंजाल। इस मतलब इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। इधर वाले भाग को फिर किस नाम से जाना जाएगा, धौलाधर के नाम से जाना जाएगा। किधर वाले, इधर वाले भाग को। भाई इधर पश्चिम दिशा के भाग वाले को क्या कहा जाएगा, पीर पंजाल। और इधर वाले भाग को क्या कहा जाएगा, धौलाधर कहा जाएगा। पीर पंजाल की हम बात कर लेते हैं। भाई पहला क्या था, इसकी दो श्रेणियां हैं। भाई इसकी दो श्रेणियां, पहला कौन सा अपने पास में, पीर पंजाल है। कौन सा है, पीर पंजाल है। अब पीर पंजाल की अगर हम बात करते हैं, तो पीर पंजाल, इसमें दो श्रेणियां, और भी कई श्रेणियां हैं, नागा है, रीवा है, ठीक है, और भी कई श्रेणियां हैं। लेकिन जो मुख्य जो इसके भाग है, वो दो ही भाग हैं, पीर पंजाल और कौन सा, धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर लिख देते हैं। अगर लिखना चाहो तो आप 3 नंबर में नागा, कौन सा, नागा, और कौन सा बताया मैंने, नागा के बाद में रीवा, और रीवा के बाद में मंसूरी। कौन सा है, मंसूरी, ठीक है। ये भी इसी की श्रेणियां हैं। ये किस तरफ है, ये इस तरफ है, यहां पर ही इन्हीं का ही क्या नाम है, नागा, रीवा और मंसूरी, इन्हीं का ही नाम है। लेकिन जो मुख्य पर्वत है वो कौन से, इसके पीर पंजाल और धौलाधर है। कौन से हैं, पीर पंजाल और धौलाधर है। तो हम बात करते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल क्या है, इसकी सबसे लंबी, क्या है, सबसे लंबा पर्वत है। क्या है भाई, सबसे लंबा पर्वत है पीर पंजाल। इसका क्या है, सबसे लंबा पर्वत है, ठीक है। और मुख्य पर्वत है, क्या है, मुख्य पर्वत है। प्रश्न पूछा जाए कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय का मुख्य पर्वत या मुख्य श्रेणी कौन सी है, तो मुख्य पर्वत या मुख्य श्रेणी कौन सी है भाई, पीर पंजाल है। कौन सी है, पीर पंजाल है। और इसके पश्चिमी विस्तार को ही क्या कहा जाता है, पीर पंजाल कहा जाता है। पश्चिमी विस्तार को क्या कहा जाता है, पीर पंजाल कहा जाता है, ठीक है। अब यहां तक ये बात तो सही है भाई। यहां तक क्या है, पीर पंजाल का विस्तार कहां से कहां तक है, झेलम से व्यास तक है। कहां से कहां तक है, झेलम से व्यास तक है। और पीर पंजाल क्या है, सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। अब पीर पंजाल की हम बात करते हैं, सबसे लंबा पर्वत और मुख्य पर्वत है। पीर पंजाल में क्या है, दर्रे कितने हैं पीर पंजाल में, दर्रे क्या है, 2 दर्रे हैं, 2 मुख्य दर्रे हैं पीर पंजाल में। एक तो कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा, इसी के नाम पर है पीर पंजाल दर्रा। एक तो कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा। दूसरा कौन सा है, देखो दूसरा कौन सा दर्रा है इसमें, दूसरा कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। दूसरा कौन सा है भाई, बनिहाल दर्रा।
इनकी बात सुनो। अब पीर पंजाल दर्रा, ये पूछा जाए कि पीर पंजाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है। पीर पंजाल जो दर्रा है वो कहां पर है, तो पीर पंजाल दर्रा कहां पर है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, लघु और मध्य हिमालय में, जो किसका भाग है, लघु और मध्य हिमालय का। अब पीर पंजाल की तो बात सही है, लेकिन पीर पंजाल जो दर्रा है वो कितनी ऊंचाई पर है, तो कितनी ऊंचाई भाई, 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। चलो जी, उसके बाद में पीर पंजाल की और बातें कर लेते हैं कि पीर पंजाल के बारे में और कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है इसके बारे में, और ये कहां से कहां तक जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है। यहां पर कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल। और यहां पर कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। कहां से कहां तक जाता है, ये कुलगांव से कहां जाता है, ये कोठी जाता है। कुलगांव से कोठी जाता है। या इसको ये भी बोल सकते हैं, ये किसको जोड़ता है, पंजाब और कश्मीर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, पंजाब और कश्मीर को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, पीर पंजाल दर्रा कौन से राज्य में, आजकल केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो अब तो राज्य रहा नहीं, तो कौन से राज्य में ये, जम्मू, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में ये, जम्मू कश्मीर में है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में। किन दो को जोड़ता है, कुलगांव से कोठी जाने का क्या है, ये एक पीर पंजाल दर्रा है। कुलगांव से कोठी जाने का एक रास्ता है। और अगर ये पूछा जाए कि किन राज्यों को जोड़ता है, तो पंजाब और कश्मीर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, पंजाब और कश्मीर को। किस पर्वत श्रृंखला में है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है। किस पर्वत श्रृंखला में भाई, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे वाले की बात करें, अगर इसकी बनिहाल दर्रे की, किसकी बात करते हैं, बनिहाल दर्रे की, तो बनिहाल दर्रा है वो कहां पर है। बनिहाल दर्रा की सबसे पहले हमने इसकी ऊंचाई की बात की, तो इसकी भी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2800 मीटर है भाई। कितनी है, 2800 मीटर इसकी ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद में कहां से कहां तक जाता है बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, और जो आप देखो यहां पर अपने क्या है, एक जवाहर सुरंग है। जवाहर जो सुरंग है वो कहां पर है, किसमें है भाई, जवाहर जो सुरंग है वो कहां, किस दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है। जवाहर सुरंग जो बनाई गई है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, और अभी भी अब उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अब तो ये दूसरी हो गई। तो जवाहर जो सुरंग है वो किस दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है। किस दर्रे में है जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रे में है। और किन किन को जोड़ती है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है भाई, 2800 मीटर है। और पीर पंजाल की कुल ऊंचाई कितनी है, 3500 मीटर है। यह तो होती है बात अपनी किसकी, पीर पंजाल की। किसकी होती है, पीर पंजाल की। अब देखो दूसरा बात करते हैं, पीर पंजाल के बाद हमने एक पढ़ा था धौलाधर। कौन सा, धौलाधर। धौलाधर की हम बात करते हैं, तो धौलाधर है वो देखो, पहली बात तो किस दिशा की ओर है, मैंने यहां पर क्या बताया था, झेलम से व्यास के बीच में कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है भाई। झेलम से व्यास के बीच में कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल। और व्यास और सतलज के बाद में कौन सी श्रेणी शुरू हो जाती है, धौलाधर श्रेणी शुरू हो जाती है। कौन सी हो जाती है भाई, धौलाधर श्रेणी शुरू हो जाती है। और फिर धौलाधर श्रेणी के बाद में इसके और भी नाम है, नागा है, रीवा है। और मैंने सर्वप्रथम ये बताया था कि लघु मध्य हिमालय के छोटे छोटे पर्वतों में बिखरा हुआ एक भाग है। ठीक है, तो इसको अलग अलग पहाड़ियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, नागा, रीवा, मंसूरी, यहां तक ये क्या है, फैला हुआ है। तो यहां पर इसको नागा, रीवा और मंसूरी नाम से जाना जाता है। तो मुख्य जो दो पर्वत हैं वो दो ही थे अपने पास, पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल की हमने बात कर ली भाई। इसकी जो लंबी लघु और मध्य हिमालय की लंबी पर्वतमाला कौन सी, लंबा पर्वत कौन सा है, पीर पंजाल। मुख्य पर्वत कौन सा है, पीर पंजाल। किन नदियों के बीच में है, झेलम और व्यास नदियों के बीच में है। ठीक है, इसमें दो मुख्य दर्रे हैं, कौन से, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 2800 मीटर। और जो पीर पंजाल दर्रा उसकी ऊंचाई 3500 मीटर है। और वो किस, पीर पंजाल दर्रा किसको जोड़ता है, कुलगांव से कोठी को जोड़ता है। और किन राज्यों को जोड़ता है, पंजाब और किन को जोड़ता है, पंजाब और हिमाचल, इसको जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा वो किन को जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर
श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को। इसकी कुल ऊंचाई 2800 मीटर। तो 2 दर्रे थे, मैंने मुख्य आपको बता दिए। पीर पंजाल का मतलब क्या होता है कि 5 नदियों के बीच में फैला हुआ एक जाल, 5 नदियों के बीच का जो जाल है उसमें फैला हुआ पर्वत, ठीक है। 5 नदियों के बीच के जाल में फैला हुआ पर्वत को क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। फिर दूसरा था अपने पास में धौलाधर श्रेणी वाला। जो धौलाधर श्रेणी यहां से शुरू होती है, ठीक है, धौलाधर श्रेणी यहां से शुरू होती है। अब धौलाधर श्रेणी की हम बात करते हैं तो धौलाधर श्रेणी के बारे में अगर हम देखते हैं यहां पर कि धौलाधर श्रेणी है वो कहां है, तो धौलाधर श्रेणी ये देखो इसका दक्षिण और पूर्वी भाग है, इधर धौलाधर श्रेणी फैली हुई है। धौलाधर श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी? शिमला नगर। कौन सा? शिमला नगर बसा हुआ है। कौन सा नगर बसा हुआ है? शिमला नगर बसा हुआ है। धौलाधर श्रेणी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? शिमला नगर बसा हुआ है। कौन सा नगर बसा हुआ है? शिमला नगर बसा हुआ है। उसके आगे देखो यहां पर धौलाधर श्रेणी की हमारी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी? नागा, रीवा और मंसूरी। नागा, रीवा और मंसूरी। इसके बाद में इनके नाम और इसी के लघु और मध्य हिमालय के क्या नाम है? नागा, रीवा और मंसूरी। भाई इन पर्वतों पर कौन कौन से नगर हैं इसकी बात कर लेते हैं। भाई इनकी क्या विशेषता है? नागा है, ठीक है, दूसरा कौन सा है? रीवा है, और तीसरा कौन सा है अपने पास में? मंसूरी है। कौन सा है? मंसूरी। इन पर कौन कौन से नगर हैं? तो इन पर नगर देखो कौन कौन से हैं। एक तो कौन सा है? नैनीताल। आप जो जाते हो ना वहाँ पर घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, नैनीताल, अल्मोड़ा। कौन सा? अल्मोड़ा। उसके बाद में दार्जिलिंग, जो आगे जाकर के नाम हो जाता है इसका दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग। और उसके बाद में कौन सा है? दार्जिलिंग के बाद में डलहौजी। कौन सा है? डलहौजी। ये नगर क्या है? इस पहाड़ियों में बसे हुए हैं। ये नगर इन पहाड़ियों में क्या है भाई? बसे हुए हैं। कौन कौन से? नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, और क्या है? ये डलहौजी है, और एक कौन सा है? मंसूरी है। एक कौन सा है? मंसूरी है। ये वाले जो नगर है वो किस कौन से पहाड़ियों में? पहाड़ी मतलब नागा, रीवा, मंसूरी इसी का ही नाम है, इसी का ही नाम है लघु और मध्य हिमालय का, नागा, रीवा और मंसूरी। 2 मुख्य हैं इसके, पीर पंजाल और धौलाधर। धौलाधर में कौन सा नगर बसा हुआ? शिमला नगर। नागा, रीवा, मंसूरी में कौन से नगर बसे हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी और मंसूरी नगर बसे हुए हैं, ठीक है। यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। पीर पंजाल क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला इसकी, दर्रे पीर पंजाल दर्रा, बनियाल दर्रा और धौलाधर। ये बात होती है अपनी इसकी। भाई लघु और मध्य हिमालय के हमने क्या है? 3 भागों में विभाजित कर लिया इसको, और इसके 3 भागों के अलग अलग नाम है। पहले वाले भाग का जो सबसे लंबा भाग है उसका क्या नाम है? इसका पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल के बाद में इसके दक्षिण पूर्वी दिशा की और कौन सा है? धौलाधर पर्वत। कौन सा है? धौलाधर पर्वत। और धौलाधर पर्वत के ही आसपास या उससे आगे वाले भागों में इसका क्या नाम है? रीवा, नागा और मंसूरी। रीवा, नागा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फैले हुए हैं, नागा है, और फिर क्या है? मंसूरी। मंसूरी भी यहीं पर फैला हुआ है। वहां पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो कौन कौन से नगर बसे हुए हैं वहां पर? पहला वाला तो कौन सा है? डलहौजी, फिर अल्मोड़ा है, फिर नैनीताल है, मनीताल है, और आपका उसके बाद में क्या है? दार्जिलिंग है, जो दार्जिलिंग यहाँ आता है, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर। तो इसकी तीनों श्रेणियों की हमने बात कर ली, किसकी? लघु और मध्य हिमालय की। इसको पश्चिम भाग में किस नाम से बुलाया जाता है? पीर पंजाल के नाम से बुलाया जाता है। और उसके बाद में इस पीर पंजाल के ही दक्षिण पूर्वी मतलब पूर्वी भाग ही मानो आप, उसमें किस नाम से बुलाया जाता है? धौलाधर। और उसके आगे नागा, रीवा या मंसूरी नाम से बुलाया जाता है। धौलाधर श्रेणी पर ही किस कौन सा नगर बसा हुआ है? शिमला नगर बसा हुआ है। किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। आई होप यहां तक आपके समझ में आया होगा। उसके आगे वाला हम देखते हैं। अब उसके बाद में आगे वाले क्या क्या है इसमें, एक बार ये उतार लेना भाई अपनी कॉपी में। उसके आगे क्या है? चलो उसके आगे देखते हैं हम। ये नदियों के नाम मिटा रहा हूं भाई एक बार में, ठीक है। अब देखो
यहां तक तो बात सही है, चलो ये बात तो हम मानते हैं। उसके बाद में आगे वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे वाला देखते हैं हम इसके बाद में। हाँ, एक बात वो देख लेना भाई, शिमला जो धौलाधर श्रेणी पर है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2200। समुद्र तल से कितनी है? 2200 मीटर है। कितनी है? 2200 मीटर। जो आपके अल्मोड़ा, नैनीताल, मनीताल है, इनसे सबसे ऊंची ऊंचाई किसकी है? इनमें से अगर पूछा जाए तो शिमला की है। किसकी है? शिमला की। और जो अल्मोड़ा, और उसके बाद में अल्मोड़ा के बाद में क्या था अपने पास में? डलहौजी। डलहौजी के बाद में क्या था? नैनीताल। नैनीताल के बाद में मंसूरी। इनकी ऊंचाई किन के मध्य है? 1500 से 2000 के मध्य। इनकी ऊंचाई कितनी है? 1500 से 2000 के। अब परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा नगर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा नगर है? तो ए में दे देगा वो क्या? मंसूरी। क्या दे देगा? मंसूरी। ठीक है। ब में क्या दे देगा? ब में क्या दे देगा? शिमला। और द में दे देगा आपका कौन सा? सी में कौन सा देगा आपका? मंसूरी के बाद में नैनीताल दे देगा। और नैनीताल के बाद में इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आएगा? शिमला आएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है? शिमला है। ये बात ध्यान रखना आप। शिमला की ऊंचाई कितनी है? 2200। समुद्र तल से कितनी है? 2200 मीटर है। ठीक है। और उसके बाद में जो अन्य शहर थे, नैनीताल, अल्मोड़ा, मनीताल है आपका, डलहौजी है, उनकी कितनी ऊंचाई है? उनकी ऊंचाई 1500 से 2000 है। अब देखते हैं हम इसके आगे वाली बातें करते हैं कि आगे इसमें क्या क्या है। भाई इस जो लघु या मध्य हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय है, यहीं पर ये भी लिख लेना भाई, रीवा है। ठीक है। उसके बाद में नागा है और उसके बाद में ये यहाँ पर मंसूरी। इस तरीके ये नागा, मंसूरी यहीं पर लिख लेना। ठीक है, ये वाला हिस्सा। और इसकी कुल ऊंचाई वो आपने लिख ली है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम इसकी अब आगे वाली बात की। ठीक है। अब आगे वाले देखो, इस जो लघु और मध्य हिमालय, इसमें 2 घाटियां पाई जाती है। इसके मुख्य रूप से कितनी घाटियां पाई जाती है? 2 घाटियां पाई जाती है। इसमें मुख्य घाटियां कितनी है इसकी? 2 घाटियां है। मुख्य घाटियां कितनी है इसकी? 2 घाटियां हैं। 2 घाटियां कौन कौन सी है मुख्य रूप से? पहली तो इसकी कौन सी है भाई? पहली तो इसकी कौन सी है? कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी। कौन सी है भाई? कश्मीर घाटी है। ठीक है। और दूसरी इसकी कौन सी है? दूसरी इसकी कौन सी है? काठमांडू घाटी। कौन सी है? काठमांडू घाटी। कौन सी है? काठमांडू घाटी। ठीक है। अब ये जो कश्मीर घाटी है, ये कश्मीर घाटी भाई लघु मध्य हिमालय की 2 मुख्य घाटियां हैं। कौन सी? कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी है वो किस किस के मध्य है? देखो एक बार, कश्मीर घाटी किस किस के मध्य है? इसी की ही एक श्रृंखला मैंने बताई थी आपको। कौन सी? पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल। पीर पंजाल और किसके मध्य? वृहद हिमालय के मध्य कौन सी है भाई? कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो पीर पंजाल, या तो वो पीर पंजाल दे देगा, पीर पंजाल नहीं देगा तो लघु मध्य हिमालय दे देगा, क्योंकि लघु मध्य हिमालय का भाग कौन सा है? पीर पंजाल है। पश्चिमी भाग को इसको पीर पंजाल के नाम से बोला जाता है। तो पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कश्मीर घाटी कहा जाता है। इसी के बीच में जो आपकी कौन सी? इसी के बीच में कौन सी? डलहौजी झील है। इसी के बीच में कौन सी झील है आपकी? डलहौजी झील है। इसी के बीच में कौन सी आपकी? डलहौजी झील है। तो देखो यहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भाई लघु हिमालय, ठीक है, और लघु हिमालय और उसके बीच में क्या? डलहौजी झील है। और डलहौजी, पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में डलहौजी झील और कश्मीर घाटी, ये दोनों झीलें हैं। अब बात करते हैं हम काठमांडू घाटी की। ठीक है। तो काठमांडू घाटी भी किसमें है? लघु और मध्य हिमालय में। किसमें है? लघु और मध्य हिमालय में है। ठीक है। अब 2 घाटियों की बात हो गई हमारी। किनकी? 2 घाटियों की बात हो गई। काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। ठीक है। अब देखो उसके बाद में मुख्य घाटियां तो अपने पास में 2 थी भाई, इसमें 2 घाटियां हैं। कौन सी? कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। और भी घाटियां हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं कांगड़ा घाटी। कौन सी है? कांगड़ा घाटी। ठीक है। कांगड़ा घाटी कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। एच और पी लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश में। अब ये जो कांगड़ा घाटी है भाई, कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। ये कहां से कहां तक फैली हुई है? तो ये कहां से कहां तक फैली है? ये धौलाधर से। कहां से कहां तक है? ये धौलाधर से कहां तक है? धौलाधर से व्यास नदी तक है। कहां तक है? ये व्यास नदी के दक्षिण तक है। व्यास नदी के दक्षिण तक है।
व्यास नदी के दक्षिण, मतलब व्यास नदी के पार तक है ये, ठीक है। अब जो देखो कांगड़ा घाटी है, वो कांगड़ा घाटी कहाँ है, एचपी में है, और एचपी क्या है, कहां से कहां तक है, धौलाधर से व्यास नदी के दक्षिण तक है। फिर आती है अपने कांगड़ा घाटी है, इसको एक नाम से और भी इसकी विशेषता है, ये क्या है, नम घाटी है। कौन सी घाटी है, नम घाटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले घाटी की, कौन सी घाटी की, कुल्लू घाटी की। कौन सी घाटी की, कुल्लू घाटी की बात करते हैं। कुल्लू घाटी कहां से कहां तक फैली हुई है, कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो कहां से कहां तक फैली हुई है, ये रावी नदी के ऊपरी भाग पर है। रावी नदी के ऊपरी भाग पर कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी है। रावी नदी के ऊपरी भाग पर कौन सी है भाई, ये कौन सी अपने पास में, रावी नदी है। इसके जो ऊपर वाला भाग है, इसके जो ऊपर वाला भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसके जो ऊपर वाला भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। और इधर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, कांगड़ा घाटी के नाम से जाना जाता है। इधर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, कांगड़ा घाटी। तो देखो लघु मध्य हिमालय की क्या है, दो तो मुख्य घाटियां हैं। पश्चिम दिशा की ओर कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी, और पूर्वी दिशा की ओर कौन सी, काठमांडू घाटी। नेपाल के बाद में ये श्रेणी क्या है, इसमें वृहद हिमालय में समा जाती है। तो दो घाटियां हैं, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश में दो मुख्य और भी घाटियां इसके बीच में, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। कांगड़ा घाटी वो एक नम घाटी है, ठीक है, उसमें सर्वाधिक नमी पाई जाती है, और उसी किस किस के बीच में, धौलाधर और व्यास नदी के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कहां पर है, रावी नदी है, उसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, रावी नदी के ही ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, कुल्लू घाटी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला में है, तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला में है, लघु और मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है। अब यहां तक अपनी बात इन घाटियों की भी हो गई कि जो लघु और मध्य हिमालय है उसके क्या है, चार घाटियां हैं भाई, उनमें क्या है, चार घाटियां हैं। उन चार घाटियों की हमारे बात हो गई कि चार घाटियां कौन कौन सी है। अब उसके बाद में आगे वाले हम चर्चा करते हैं किसकी, इसी की पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। तो इसी की पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि वन है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें कोणधारी वन। कौन से पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं भाई, कोणधारी वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, वहां पर क्या है, वनों की कमी है, क्योंकि वहां पर वर्ष वर्ष क्या रहती है, बर्फ पड़ी रहती है। क्या रहती है, बर्फ रहती है, बर्फ का जमाव रहता है, मतलब हिम का जमाव रहता है, ठीक है। इसलिए वहां पर क्या है, वनस्पति का क्या है, मतलब उत्पन्न नहीं हो पाती। और फिर उसके बाद में आगे इस आ जाता है, यहाँ पर क्या है, हिमनद का जमाव बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या, वनों का विस्तार सर्वाधिक है। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन्हीं कोणधारी वनों के साथ, इन्हीं कोणधारी वनों के साथ में क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है, मैंने बताया था कि 3 राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो 3 राज्यों में कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है, कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है भाई, कश्मीर की बात करते हैं हम। कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है, कश्मीर भाई घास के जो मैदान है, वन तो क्या थे, कोणधारी, और जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों को हम अगर बात करें कि इनको कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो कश्मीर की में इनको क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको मर्ग कहा जाता है। अब मर्ग कहा जाता है इनको, तो इन मर्ग कहा जाता है, तो इनके क्षेत्रों के नाम भी है। देखो जिस प्रकार से मैं बोलता हूं गुलमर्ग, क्या गुलमर्ग, अब तो समझ गए कि मर्ग का क्या अर्थ होता है, ठीक है। मैं बोल दूं सोनमर्ग, इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर इनके नाम रखे हुए हैं, सोनमर्ग। और अगला कौन सा है, टॉनमर्ग, ठीक है। इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर इनके नाम रखे हुए। भाई जो लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय में जो घास के मैदान है, लघु या मध्य हिमालय में क्या घास के जो मैदान है, उन्हीं घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। और अगर उन्हीं
घास के मैदानों को अगर हम किसी क्षेत्र विशेष पर अगर नाम रखते हैं तो उनको क्या है, देखो उनके नाम गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, टोनमर्ग है, तो उनके क्या हो गए, नाम हो गए। आई बात समझ में? अब तो आ गया कि मर्ग क्या है। अगर गुलमर्ग का आप कभी नाम सुनोगे तो बता दोगे कि वहां पर क्या है, घास के मैदान है, और किस में है, लघु और मध्य हिमालय में है। ठीक है जी, कश्मीर में तो ये हो गया। उसके बाद में आगे वाली बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? अब देखो उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में इनको प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है? मरग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरग कहा जाता है। और प्यार या फिर क्या कहा जाता है, इनको बुग्याल भी कहा जाता है। प्यार या क्या कहा जाता है? बुग्याल। क्या कहा जाता है? प्यार या फिर बुग्याल। उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है? प्यार या बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यार या बुग्याल कहा जाता है। घास के मैदान को कश्मीर में मरग कहा जाता है और उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल कहा जाता है। चलो ठीक है, उसके बाद में आगे वाली बात करते हैं। इसका जो ठीक है, उत्तराखंड में तो ये कहा जाता है, लेकिन इसके जो मध्य वाला भाग है, उत्तराखंड का ही मध्य वाला भाग है, उत्तराखंड का मध्यवर्ती भाग, उत्तराखंड का क्या है? मध्यवर्ती भाग। मध्यवर्ती भाग में इन घास के मैदानों क्या कहा जाता है? दून या दुआर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया दुआर भी कहा जाता है। दुनिया द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, दुन भी कहा जाता है। उत्तराखंड के मध्यवर्ती भाग में घास के मैदानों क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। और अगर उत्तराखंड की अगर हम इनकी अलग दिशाओं की बात करते हैं, समाना सीमांत श्रेणियों की बात करते हैं, सीमाओं पर इसको क्या कहा जाता है? प्यार या बुग्याल कहा जाता है। कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को मरग कहा जाता है। और इन क्षेत्र विशेष पर इनके नाम भी रखे हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और टोनमर्ग। तो देखो यहां पर एक बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या, कि ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल, प्यार या बुग्याल, उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? घास के मैदानों कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दुन और दुआर, दुन और दुआर किसको कहा जाता है? अब ये देखो घास के मैदानों कहां पर कहा जाता है? उत्तराखंड में। दुन में अब देखो क्षेत्रीय विशेष का नाम मैं आपको बताता हूं, देहरादून। क्या है भाई? देहरादून। ठीक है, और यह आपका देहरादून किसके ऊपर रखा होगा? इसी पर। दुन का मतलब समझ गए? घास के मैदानों क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। किसमें? उत्तराखंड में। और इसमें क्या कहा जाता है? कश्मीर में मरग कहा जाता है। यहां तक हमारी ये लघु हिमालय की, मध्य हिमालय की बात होती है। उसके बाद में आगे कोई और इसकी चर्चा है नहीं, सामान्य सामान्य बातें हमने इसकी पढ़ ली है। एक बार से दोबारा से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे लघु और मध्य हिमालय। लघु और मध्य हिमालय का विस्तार किन किन के बीच में है? मुख्य रूप से किन के बीच में? भी झेलम और व्यास नदी के बीच में है। बाकी की इसके आगे छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई है। और उसके बाद में नेपाल के बाद में संपूर्ण रूप से वृद्ध हिमालय में मिल जाता है। ये बात होती है। उसके बाद में अगले वाली बात आती है अपनी इसकी ऊंचाई की बात आती थी। तो औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 4000 मीटर। और फिर उसके बाद में इसकी चौड़ाई की बात थी। चौड़ाई कितनी थी? 80 से 100 किलोमीटर थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? इसको दो श्रेणियों में बांटा था। पश्चिमी भाग को, लघु हिमालय के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? पीर पंजाल। और उसके दक्षिण पूर्वी या पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? धौलाधर। और उसके बाद में इसकी जो भी और भी छोटी छोटी पहाड़ियां, उनको किस नाम से पुकारा जाता है? रीवा, नागा और मसूरी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर पीर पंजाल में हमने दो दर्रे पढ़े थे, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल जो दर्रा है वो कहां से कहां तक जाता है? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी को जोड़ता है या फिर पंजाब को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रे में ही कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है। उसके बाद में आगे अपनी कौन सी धौलाधर श्रेणी की बात थी। धौलाधर श्रेणी कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है, वो शिमला किस श्रेणी पर है? धौलाधर पर। और धौलाधर श्रेणी पर्वत है वो किसका भाग है? लघु या मध्य हिमालय का भाग है। यहां तक अपनी बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद में और भी श्रेणियां थी अपने पास में, नागा है, रीवा है और मंसूरी है। इस पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? जैसे अल्मोड़ा है, नैनीताल है, मनीताल है, आपका डलहौजी है, ये नगर इन पर बसे हुए हैं। आगे हमने बात कौन सी की थी? इसके बाद में इसकी क्या काल और उत्थान की बात की थी। तो इसका काल और उत्थान क्या है?
कब हुआ इसका उत्थान? कौन से में हुआ? मायोसिन महाकल्प में हुआ। मायोसिन शक और युग में हुआ। और कौन से महाकल्प में हुआ? सीनोजोइक में हुआ। किस में हुआ? सीनोजोइक में हुआ। मैंने बता दिया, अगर महाकल्प पूछे हिमालय के बारे में तो महाकल्प का सबका जवाब सीनोजोइक ही देना है आपको। तीनों का तीनों वृहद हो चाहे लघु हो चाहे शिवालिक हो। ट्रांस हिमालय का आपको क्या जवाब देना है? पेलियोजोइक देना है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे वाला अपना कौन सा था? इसके बाद में आगे वाला था अपना कौन सा कि इसमें दो मुख्य घाटियां हैं। पश्चिमी भाग वाली घाटी को क्या कहा जाता है? कश्मीर घाटी। और पूर्वी भाग वाली घाटी को क्या कहा जाता है? काठमांडू घाटी। और भी घाटियां थी इसकी, अन्य प्रमुख घाटियां कुल्लू और कांगड़ा घाटी थी। कांगड़ा घाटी है, वो कांगड़ा घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और कांगड़ा घाटी है उसी में कहां से कहां तक फैली हुई है? ये धौलाधर श्रेणी में है कांगड़ा घाटी। धौलाधर से व्यास नदी के बीच के भाग को कांगड़ा घाटी कहा जाता है। और आपकी कुल्लू घाटी वो कहां? रावी नदी के आसपास के भाग को कुल्लू घाटी कहा जाता है। उसके आगे वाली बात करते हैं हम। उसके आगे फिर कौन सा है कि जो वन है वो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? लघु और मध्य हिमालय में किस प्रकार के पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर ही घास के जो मैदान है, उन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कश्मीर में क्या कहा जाता है? मरग कहा जाता है। और मरग के नाम पर ही कश्मीर के कई नाम पड़े हैं। भाई कश्मीर में लघु और मध्य हिमालय में घास के मैदानों क्या कहा जाता है? मरग कहा जाता है। और मरग के आधार पर ही कई क्षेत्रों के यहाँ पर नाम भी है, जिस प्रकार से गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, टोनमर्ग है, इस तरीके से। और उसके बाद में उत्तराखंड की बात करते हैं अमन, तो उत्तराखंड में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? सीमाओं पर किस नामों से पुकारा जाता है? बुग्याल और प्यार के नाम से पुकारा जाता है। और उत्तराखंड के मध्यवर्ती भाग में घास के मैदानों को किस नाम से पुकारा जाता है? दुन या दुआर के नाम से पुकारा जाता है, जैसे देहरादून। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से इनको बुलाया जाता है। तो कश्मीर में मध्य और लघु हिमालय के घास के मैदानों को कश्मीर में किस नाम से स्थानीय भाषा में बोला जाता है? मरग के नाम से। मरग के नाम से ही क्या है? इन जगहों के नाम स्थानीय भाषा में इन स्थानों के नाम पड़े, जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है और टोनमर्ग है। उसी के आधार पर उत्तराखंड में इसके सीमाओं पर इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल या क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड के मध्यवर्ती भाग में इन घास के मैदानों को दुन कहा जाता है। जिस प्रकार से जैसे इसकी राजधानी क्या है? देहरादून, तो देहरादून का नाम पड़ा हुआ देहरादून। तो इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? देहरादून। आई होप ये आपके समझ में आया होगा बिल्कुल से। लघु और मध्य हिमालय, और जो कल हम चर्चा करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? शिवालिक हिमालय की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कल। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। और मेरा तो ये मानना है कि कोई भी चीज पढ़ो सिर्फ उसको विस्तार से पढ़ो, समय ज्यादा लग जाए लेकिन कम से कम वो समझ में तो आ जाए। रट्टा मार के प्रश्नों के क्या है वो, ये वैकल्पिक वाले प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पढ़ने से क्या है वो तुरंत भूल जाते हैं। तो किसी भी चीज को पढ़ना है तो उसको समझ करके पढ़ो, उसके बाद में सोल्व करो प्रश्नों को। उसके बाद में सोल्व करने में मजा है। कोई भी प्रैक्टिस प्रश्न पत्र लेते हो आप प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस प्रैक्टिस करते हो तब उसको पढ़ करके उसके फिर प्रैक्टिस करो, तब फायदा होता है कि हमने कितना सीखा है यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार।